हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि DT+P की तैयारी हमारे चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आज हम भक्ति काल के प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी हिंदी की शैली नहीं मानेगी। मसनवी, संस्कृत निष्ठ हिंदी, दक्षिणी या हिंदुस्तानी। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों आपको याद रखना, जो मसनवी को हिंदी की शैली नहीं मानेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब ये हिंदी की शैली नहीं है तो कौन सी शैली है, तो आपको याद रखना, जो मसनवी है ये फारसी भाषा की शैली है। कौन सी भाषा की, फारसी भाषा की, फारसी भाषा की शैली है। अब इसके प्रयोग की बात की जाए कि इस शैली का प्रयोग किसने किया है, तो आपको याद रखना, सूफियों ने अपने काव्य में मसनवी शैली का प्रयोग किया है। तो किसने प्रयोग किया, सूफियों ने। और किस में किया है, तो आपको याद रखना, अपने काव्य में किया है। अगर इधर से क्वेश्चन बने कि मसनवी से तात्पर्य क्या है, तो आपको याद रखना, मसनवी से तात्पर्य काव्य लिखने का ढंग से है। क्या है, काव्य लिखने का ढंग। अगर इसके चरण की बात करें कि मसनवी के कितने चरण होते हैं, तो आपको याद रखना इसके 4 चरण होते हैं। मैंने क्या बताया, मसनवी को हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। मसनवी फारसी भाषा की शैली है। सूफियों ने अपने काव्य में मसनवी शैली का प्रयोग किया है। मसनवी से तात्पर्य काव्य लिखने का ढंग से है, जिसमें 4 चरण होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना जायसी की नहीं है। चित्ररेखा, अखरावट, चिताई वार्ता, कहरनामा। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सी रचना जायसी की नहीं है, तो आप सभी को पता होगा, चित्ररेखा, अखरावट और कहरनामा। ये किसकी रचना है, किसकी रचना है, जायसी जी की है। अब कौन सी नहीं है, चिताई वार्ता, ये जायसी की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब आप सभी लोग सोच रहे होगे चिताई वार्ता चलो जायसी की नहीं है, तो अब ये किसकी रचना है, तो आपको याद रखना, ये नारायण दास की रचना है। किसकी रचना है, नारायण दास की रचना है। अगर इसके टाइम की बात की जाए तो ये रचना का काल क्या है, रचना काल क्या है, 1590 ईस्वी। हाँ जी, ये काफी इंपॉर्टेंट रचना है, काफी बार इनकी पूछी भी गई है। नारायण दास की चिताई वार्ता किसकी रचना है, तो आपको याद रखना किसकी है, नारायण दास की है। इसकी रचना काल क्या होगा, 1590। अब इधर से एक जायसी से क्वेश्चन बनता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी को प्रथम श्रेणी के कवियों में रखते हैं। मैंने क्या बताया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या रखते हैं, जायसी को प्रथम श्रेणियों के कवियों में रखते हैं। आपको याद रखना, ये पेपर में पूछा गया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी को किस श्रेणी में रखा है, तो आपको याद रखना प्रथम श्रेणी में रखा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्ला दाऊद 1370 ईस्वी की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है। चंदायन या लोरकहा, वीरांगना, पथिक या सोदरा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, जितने भी क्वेश्चन है ये DT+P में पूछे गए हैं, उसके अलावा भी और एग्जाम जैसे यूपी TGT PGT होता है, और राजस्थान की कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा है, और नेट UGC नेट काफी एग्जाम है, उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए। तो आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, BPSC से लेकर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। पूरी क्लास जरूर देखना, सभी लोग अपना स्कोर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा है। हाँ जी, मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है, कौन सी है, बताइए जल्दी से बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना, मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है, कौन सी है, चंदायन या लोर कहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगर इधर से क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का कवि मानते हैं, ये पेपर में बना था क्वेश्चन कि मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का कवि कौन मानते हैं, तो आपको याद रखना, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिखना। क्या बोला मैंने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। मैंने क्या बोला, डॉक्टर
राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा, हाँ जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा मुल्ला दाऊद को, किसे, मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का कवि मानते हैं। कौन सा मानते हैं? सूफी या, कौन सा मानते हैं? सूफी या प्रेम मार्गी, प्रेम मार्गी शाखा का कवि मानते हैं। ये अपने नोट पूरे लिखना जरूर, जो मैं जितने अलग से पॉइंट बताती हूँ ये पूरी जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और आज के टाइम पे एग्जामिनर बहुत घुमाता है क्वेश्चन को। अगर आपको हर एक पॉइंट क्लियर नहीं होगा तो आपके एग्जाम में फिर आपको प्रॉब्लम होगी। आप भले ही कितनी भी तैयारी कर लो, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगा रखे हैं, उनके हर एक पॉइंट को समझ रखा है, तो आपके लिए सिलेक्शन पाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इसीलिए सभी लोग प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हैं। और DSSB का आपका एग्जाम आने वाला है, इसलिए मैं DSSB के जितना भी आपका सिलेबस हो, उसके जितने भी क्वेश्चन है, जितने पेपर पूछे गए, मैं सारे कराऊंगी। भक्ति काल की 3 क्लास आ चुकी हैं, जिसमें मैंने भक्ति काल के जितने भी क्वेश्चन थे, आज ये तीसरी क्लास है, 2 क्लास पहले आ चुकी है, उनमें आपको क्वेश्चन कराए हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जिसने क्लास नहीं देखना वो क्लास जरूर देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। उससे पहले मैंने आदिकाल को कराया है। ऐसे ही आपका पूरा सिलेबस, गद्य का, व्याकरण का, काव्य का, सारा सिलेबस मेरी जिम्मेदारी है कंप्लीट कराने की। लेकिन आपकी भी एक जिम्मेदारी है, आपको डेली क्लास देखनी है, जो मैं पॉइंट बताती हूँ उसे अच्छे से समझना है और मुझे जरूर बताना। अगर आपको कोई दिक्कत होती है क्लास में, कुछ कोई भी टॉपिक पे दिक्कत हो रही है, तुरंत मुझे कमेंट करना, मैं उस टॉपिक का आपका जरूर सॉल्यूशन लेके आऊंगी। मैं जरूर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। तो आप लोग कमेंट कीजिए, अपना स्कोर बताइए और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कीजिए, हर एक पॉइंट को समझिए। मेरे चैनल से पढ़ो या किसी भी और भी चैनल से पढ़ो, आप खुद देख लेना, आपको बहुत अंतर समझ में आ जाएगा। आपको ये सब फ्री में कोई देने वाला नहीं है। क्वेश्चन सभी कराते हैं लेकिन इतने एक्सप्लेन में नहीं कराते। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग अगर सपोर्ट करोगे ना, तो मेरे लिए अंदर खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं आपके लिए और ज्यादा अच्छा करूं। जैसे आप लोग इतना प्यार देते, काफी लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करे, उसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की? बाबर, शाहजहां, हुमायूं, अकबर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार पेपर में पूछा गया है, DSSB के अलावा भी और एग्जाम में पूछा गया। हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो मलिक मोहम्मद जायसी ने, इन्होंने आखिरी कलाम में बादशाह बाबर की प्रशंसा की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब मलिक मोहम्मद जैसे की बात करें तो इनकी रचनाओं की बात जरूर करेंगे। इनकी जो रचना है पद्मावत, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। पद्मावत किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है ये किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत पूछी जाती है। एक पूछी जाती है इनकी अखरावट, अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम। कौन सी? आखिरी, आखिरी कलाम। और कौन सी रचना इनकी बहुत पूछी जाती है? चित्ररेखा और कहरनामा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत पूछी जाती है, इसलिए मैंने सभी रचनाएं बताई हैं आपको। मैंने क्या बताया? मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में बादशाह बाबर की प्रशंसा की है। अगर मलिक मोहम्मद जायसी की अन्य रचनाओं की बात करें तो कौन सी है? पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा और कहरनामा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी कवि किस भाषा से संबंधित थे, शाखा से संबंधित थे? कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञानाश्री, राम भक्ति शाखा या प्रेमाश्री। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी बताइए। दोस्तों आपको याद रखना, जो सूफी कवि के शाखा, कौन से शाखा से संबंधित थे? प्रेमाश्री। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने क्या बताया? सूफी कवि प्रेमाश्री शाखा से संबंधित थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? सूरदास, रसखान, कुतुबुन या नंददास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी बताइए जल्दी से सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? हाँ जी
तो कौन नहीं है? कुतुबुन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब दोस्तों आपको याद रखना, जो कुतुबुन है ये सूफी कवि थे। कौन से कवि थे ये? सूफी कवि थे। सूफी कवि थे। ये चिश्ती वंश के जो प्रवर्तक थे, चिश्ती वंश, कौन सा वंश? चिश्ती वंश के प्रवर्तक शेख बुरहान के शिष्य थे। तो मैंने क्या बताया कि चिश्ती वंश के प्रवर्तक, चिश्ती वंश के प्रवर्तक कौन थे? कौन थे चिश्ती वंश के प्रवर्तक? शेख बुरहान। शेख बुरहान के शिष्य थे। आपको याद रखना, मैंने क्या बताया? कुतुबुन सूफी कवि नहीं थे, ये चिश्ती वंश के प्रवर्तक बुरहान के शिष्य थे। इनका संबंध सगुण भक्ति धारा से नहीं है। मैंने क्या बताया? इनका संबंध किससे नहीं है? सगुण भक्ति धारा से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक सूफी कवि थे। और ये किसके शिष्य थे? चिश्ती वंश के प्रवर्तक शेख बुरहान के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी के पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? सिंगलदीप, अवंतिका, नागदेश या चित्तौड़? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? जैसे कि पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? तो दोस्तों आपको याद रखना, कहाँ की थी? सिंघल द्वीप की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने क्या बताया? क्या बताया? जैसी कि पद्मावत में पद्मावती सिंघल द्वीप की राजकुमारी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? खड़ी बोली हिंदी, राजस्थानी, अवधी, ब्रज? बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, मैंने क्या क्वेश्चन दिया आपको? पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? तो आपको याद रखना, जो पद्मावत है ये अवधी भाषा में लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी पेपर में पूछा गया, एनबीएस में भी पूछा गया, यूपी में भी पूछा गया, टीटी प्लस में तो पूछा ही गया, झारखंड में पूछा गया था और दिल्ली केवीएस पीजीटी में पूछा गया था। तो इम्पोर्टेंट है, जरूर याद रखना। आप लोगों को आता होगा क्योंकि आप लोग पहले से पढ़ते हो, लेकिन आपको फिर भी याद रखना पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? तो अवधी भाषा में। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपका स्कोर अभी कितना जा रहा है। जैसे मैं क्वेश्चन आपको डेली 20 करा रही हूँ, तो 20 क्वेश्चन आप में कितने सही कर पाते हो, मुझे सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना। सच सच बताना आपका कितना स्कोर जाता है, मुझे एक आइडिया लगे कि आपकी अभी तैयारी कितनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? काममती, उर्मिला, देवयानी, मुग्धा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? देवयानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब ज्ञानदीप है, इसके रचनाकार कौन है और इसका टाइम पीरियड क्या था ये भी बताइए। अगर हम ज्ञानदीप की बात करें तो इसका टाइम क्या था? 1618। इसके टाइम क्या है मैंने बताया? 1618। इसके रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना है, जो इसके रचनाकार है, इसके रचनाकार कौन है? शेख शेख नबी। मैंने क्या बताया? ज्ञानदीप नामक प्रेम आख्यान काव्य की नायिका देवयानी है, ज्ञानदीप के रचनाकार शेख नबी है, और इसका टाइम की बात करें तो इसका टाइम 1618 है। दोस्तों टाइम जरूर याद रखना, सन से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि अभी मैंने कुछ एग्जाम में देखा है कि सन से क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे एक सी सन दे देते हैं, थोड़ा मिलता हुआ दे देते हैं, तो क्वेश्चन में ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। दो ऑप्शन में ज्यादातर मिलते जुलते होते ही हैं एग्जाम में, अब ज्यादा घुमाने लगा। तो अगर आप सन याद रखोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होगा क्वेश्चन को पहचानना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघावती के रचनाकार है मंझन, कुतुबन, आलम, मुल्ला दाऊद? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, मेघावती के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जब मेघावती है इसके रचनाकार की बात करें तो कौन है? कुतुबन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जाने कितने एग्जाम में पूछा गया। मुझे लगता है जितने एग्जाम होते सब में ये पूछा जाता है कि मेघावती के रचनाकार कौन है। तो आपको याद रखना कौन है, कुतवन है। अब मंजन किसकी रचना, मंजन ने किसकी रचना की है, मधुमालती की। मधु, मैंने क्या बताया, मंजन ने किसकी रचना की है, मधुमालती। मैंने क्या बताया, मंजन ने मधुमालती की रचना की और मुल्ला दाऊद ने किसकी की है, तो मुल्ला दाऊद की बात करें, इन्होंने चंदायन की रचना की है, चंदायन की रचना की। मैंने क्या बताया, मेघावती के रचनाकार कौन है, कुतवन है, और मंजन ने मधुमालती की रचना की है, मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाने कितने एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन बनाए, ऐसे ही क्वेश्चन बनाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि काव्य भाषा थी अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या राजस्थानी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना, मलिक मोहम्मद जैसी की काव्य भाषा कौन सी थी, अवधी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। जैसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेमाश्री शाखा के प्रमुख कवि थे, आपको याद रखना है, मैंने क्या बताया, जैसी निर्गुण भक्ति, कौन सी भक्ति, हाँ जी, मैंने क्या बताया, जैसी निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, जैसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेमाश्री शाखा के, कौन सी शाखा, प्रेमाश्री शाखा के, प्रेमाश्री, अच्छा पता नहीं क्या होगा, लिख ही नहीं पाते, प्रेमाश्री शाखा के प्रमुख कवि थे। मैंने क्या बताया, जैसी की काव्य भाषा की बात की जाए तो मलिक मोहम्मद जैसी की काव्य भाषा अवधी थी, जैसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेमाश्री शाखा के प्रमुख कवि थे। मैं जो पॉइंट आपको बोलती हूँ, मैंने आपसे काफी बार बोला, जो पहली बार देख रहे हैं उन्हें भी बता रही हैं, ये कॉपी 10 रुपए वाली ले लो और जितने भी पॉइंट मैं बताती हूँ कि ये पॉइंट लिख लो, वो लिख लिया करो, क्योंकि जब एग्जाम देने जाओगे आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे 1 लाइन में, जो आपको बहुत ज्यादा रिवीजन करने के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगे। आपको समझ में आएगा मैंने कितने सारे पॉइंट एक कॉपी में लिख रखे हैं। आप लोगों ने सभी बैच ले रखे होंगे और आप लोगों के बहुत मोटे मोटे नोट्स होंगे हिंदी के, मुझे पता है। सभी लोग कहीं ना कहीं से बैच ले रखा, उससे पढ़ रहे हैं या कुछ बुक्स होगी। लेकिन आप मेरे कहने पर एक बार अपनी कॉपी जरूर बनाना, लिख लेना। 10 रुपए खर्च करने, ज्यादा नहीं खर्च करने, और आप खुद बताना बाद में आके कि हाँ मैम, जब एग्जाम देने गए थे तब बड़े मजे आए थे रिविजन करने में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ है चंदायन, अनुराग वासुरी, मधुमालती, मेघावती, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा, काव्य ग्रंथ कौन है बताइए, तो कौन सा है, बताइए जल्दी से। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ मुल्ला दाऊद का कौन सा है, चंदायन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। इधर से बनता क्वेश्चन, ये किसकी रचना है, तो आपको याद रखना ये किसकी है, मुल्ला दाऊद की रचना है। हाँ जी, मधुमालती की बात करें तो मधुमालती किसकी रचना है, मंझन की। अभी हाल मैंने आपको बताया था कि मंझन की कौन सी रचना है, मधुमालती, जो इम्पोर्टेंट मैंने बताई थी आपको। मधुमालती किसकी रचना है, मंझन की है। अनुराग बासुरी की बात करें, अनुराग बासुरी किसकी रचना है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। नूर, क्या है, अनुराग बासुरी किसकी रचना है, नूर, जल्दी से बताइए किसकी रचना है, नूर मोहम्मद की। हाँ जी, मैंने क्या बताया, जल्दी से बताइए, मैंने क्या बताया। सूफी प्रेमाखिन परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है, चंदायन है। मधुमालती किसकी रचना है, मंजर की रचना है। अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद की रचना है। दोस्तों मैं जितने पॉइंट बताती हूँ जरूर लिखा कीजिए, मैं बार बार बोली हूँ, लिखोगे ना तब समझ में आएगा, और जब मैं बार बार रिपीट करती हूँ ना, मेरे साथ बोला कीजिए। देखो अगर हम
20 मिनट पढ़ लेना और 20 मिनट में अगर सारी चीजें तैयार हो रही ना तो आपके लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। मेरे साथ बोला कीजिए, मैंने क्या बताया। सूफी प्रेमाखिन परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है। मधुमालती मंजन की रचना है। अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित की रचना किस उद्देश्य से की थी? मोक्ष प्राप्ति के लिए, लोक रंजन के लिए, राम कथा में स्मरण करने के लिए, स्वतंत्र सुखाय के लिए? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित की रचना किस उद्देश्य से की थी? तो आपको याद रखना है, इन्होंने की थी स्वांतः सुखाय। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब रामचरित की मानस की बात करें तो आपको ये भी बताता है, तो रामचरित मानस इसमें 7 कांड है, आप सभी को याद होगा 7 कांड। अब ये 7 कांड का लाइन पूछी जाती है कि इनका क्रम क्या है, तो आपको याद रखना सबसे पहले क्या आएगा? बालकांड। फिर क्या आएगा? बालकांड के बाद क्या आता है? अयोध्या कांड। मैं देखो शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग पूरा लिख लेना। बालकांड, अयोध्या कांड, फिर क्या आता है? अरण्य कांड। फिर क्या आएगा? अरण्य कांड आएगा। उसके बाद क्या आएगा? क्या आएगा? किष्किंधा कांड। किष्किंधा किष्किंधा कांड। उसके बाद क्या आएगा? सुंदर कांड। सुंदर कांड। फिर आएगा लंका, क्या आएगा? लंका कांड। और उसके बाद क्या आएगा? उत्तरकांड। ये आपको याद रखना 7 कांड कौन कौन से हैं? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। मैंने क्या बताया? क्वेश्चन क्या था? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित की रचना किस उद्देश्य से की थी? स्वांतः सुखाय के उद्देश्य से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतावली किसकी काव्य कृति है? तुलसीदास, दंडी, मयूर कवि, हजारी प्रसाद द्विवेदी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, बताइए जल्दी से मुझे आंसर बताइए। गीतावली किसकी काव्य कृति है? तो दोस्तों आपको याद रखना, गीतावली किसकी काव्य कृति है? तुलसीदास की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। गोस्वामी तुलसीदास जी का ब्रज भाषा में रचित एक गीति काव्य है। कौन सा? ब्रज भाषा में रचित है। ब्रज भाषा में रचित कौन सा काव्य है? तो आपको याद रखना, ब्रज भाषा में रचित ये गीति काव्य है। गीति काव्य। मैंने क्या बताया? गीतावली गोस्वामी तुलसीदास का ब्रज भाषा में रचित गीति काव्य है। इधर से क्वेश्चन बनता है, इनके ब्रज भाषा में रचित और कौन से काव्य है जिसमें कृष्ण गीतावली तथा विनय पत्रिका, ये भी बहुत पूछे जाते हैं। कृष्ण कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली और कौन सा? विनय पत्रिका। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास की। किसकी रचना है ये? तुलसीदास की रचना है। और कौन से भाषा में है? तो आपको याद रखना ये ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा में। मैंने क्या बताया? गीतावली गोस्वामी तुलसीदास का ब्रज भाषा में रचित गीति काव्य है। कृष्ण गीतावली तथा विनय पत्रिका भी ब्रज भाषा में रचित गीति काव्य है। इधर से क्वेश्चन बनता है कि रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जातीय कवि कहा है। बहुत क्वेश्चन बनता है कि तुलसीदास जी को जातीय कवि किसने कहा है? तो आपको याद रखना, रामविलास शर्मा ने कहा है। और क्या बोला है? तुलसीदास को जातीय कवि बोला। कौन सा कवि बोला है? जातीय कवि। इधर जगह नहीं है, मैं पॉइंट बोल रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए। फिर से बोल रही हूँ, रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जातीय कवि कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। मैं लिख दे रही हूँ, क्या बोला मैंने? रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को, किसे? तुलसीदास को क्या बोला है? क्या बोला है? जातीय कवि। देखो मैं इसलिए लिख रही हूँ कि आप लोग ये पॉइंट मिस ना करें, ये पॉइंट बहुत भाई पूछा जाता है।
जातीय कवि माना है या कहा है, कुछ भी लिख सकते हो, जातीय कवि कहा है। मैंने क्या बताया, रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जातीय कवि कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ, जरूर अपने कॉपी में लिखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतः सुखाए कहकर किसने उसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया, तुलसीदास, चंद्रवरदाई, सूरदास या कबीरदास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, इसका राइट आंसर वो है तुलसीदास। मैंने क्या बताया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने काव्य की रचना स्वतः सुखाए के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया है। देखो बालकांड का जो आरंभ होता है, रामचरितमानस में जो बालकांड है, इसका जब आरंभ होता है तो तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, स्वतः सुखाए, स्वतः सुखाए तुलसी रघुनाथ, रघुनाथ गाथा। ये पॉइंट पेपर में पूछा गया कि ये किस में लिखा है, तो आपको याद रखना है ये बालकांड में किस लिखा है, और किसने लिखा है, तो आपको याद रखना है ये तुलसीदास जी ने लिखा है। मैंने क्या बताया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने काव्य की रचना स्वतः सुखाए के साथ लोक हित एवं लोक मंगल के लिए की। किसके लिए की थी, तो आपको याद रखना, लोक हित और लोक मंगल के लिए की थी, लोक मंगल के लिए की थी। मैंने क्या बताया, ये किसमें लिखा था, तो बालकांड का जो आरंभ होता है उसमें तुलसीदास जी लिखते हैं स्वतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कवियों में कौन हिंदी का महाकवि माना जाता है, तुलसीदास, अश्वघोष, भर्तृहरि या तुलसीदास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, हिंदी का महाकवि किसे माना जाता है, तो दोस्तों आपको याद रखना, तुलसीदास जी को हिंदी के महाकवि माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा, ऑप्शन डी तुलसीदास। अब इधर से क्वेश्चन बनता है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। हाँ जी, अगर क्वेश्चन आए कि हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है, तो आपको याद रखना वो कौन है, चंद्रवरदाई। अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए हिंदी का महाकवि किसे माना जाता है, तो तुलसीदास। अगर इधर क्वेश्चन बने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है, तो आपको याद रखना वो कौन है, चंद्रवरदाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया, उर्दू, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली। हाँ जी दोस्तों, दोस्तों आपको याद रखना, क्या याद रखना, कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया, संस्कृत भाषा का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मैंने क्या बताया, आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी। तो आपको इधर से क्या पता चला कि रामायण की रचना किसने की है, आदि कवि, हाँ जी किसने की है, आदि कवि वाल्मीकि ने, वाल्मीकि ने किसकी रचना की है, रामायण की रचना की है। किसमें की थी, संस्कृत भाषा में की थी। अब इसमें श्लोक कितने हैं रामायण में, तो आपको याद रखना कितने ग्रंथ श्लोक है, जल्दी से बताइए कितने हैं, 24,000। कितने श्लोक है, 24,000 श्लोक समाहित है। मैंने क्या बताया, आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की है। इसे वाल्मीकि रामायण के नाम से भी जाना जाता है। रामायण को और किस नाम से जानते हैं, वाल्मीकि रामायण। मैंने क्या बताया, आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की है। इसे वाल्मीकि रामायण के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ में कितने श्लोक हैं, 24,000 श्लोक समाहित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था, तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास, विद्यापति। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था।
तो दोस्तों आपको याद रखना तुलसीदास जी हैं, इनके बचपन का नाम क्या था? राम बोला। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए तुलसीदास। अब इधर से आप बनता है इनके पिता का नाम क्या था? तो आपको याद रखना इनके पिता का नाम क्या था? आत्मा राम, आत्मा राम दुबे। इनकी माता का नाम क्या था? अगर इनके माता के नाम की बात की जाए तो इनका माता का नाम तुलसी था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। और इनके गुरु के नाम की बात करें तो इनके गुरु का नाम क्या था? जल्दी से बताइए। हाँ जी, ये मुझे सभी लोग कमेंट में बताना, तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था। देखते कितने लोग इसे सही बता पाते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आज आपका ये होमवर्क है। मुझे सभी लोग बताना तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था और इनका जो जन्म और मरण का समय है वो क्या था। मुझे सभी लोग कमेंट करना, देखते कितने लोगों को तुलसीदास जी के बारे में बहुत अच्छे से पता है। मैंने इधर क्या बताया, किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था? तो वो तुलसीदास जी से थे। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी और पत्नी का नाम रत्नावली था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई? ब्रज भाषा, संस्कृत, पंजाबी, बांग्ला। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना जो विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा किस भाषा में लिखी गई? ब्रज भाषा में लिखी गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है ब्रज भाषा। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपको याद रखना तुलसीदास द्वारा। मैंने क्या बताया, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई? ब्रज भाषा में, तुलसीदास के द्वारा रचित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? देव, मतीराम, चिंतामणि या केशव। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, आप लोग मुझे ये जरूर बताना कि मैं हर एक क्वेश्चन को इतना एक्सप्लेन करती हूँ आपको, तो ये आपके लिए सही है या मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर कराया करूँ, या ऐसे ही जो एक्सप्लेन करके मैं पढ़ाती हूँ आपको, या ऐसे ही पढ़ाऊँ। मुझे सभी लोग कमेंट जरूर करना, जिससे मुझे आइडिया लगे कि आप किस तरह से क्लास पढ़ना चाहते हो। ठीक है, सभी लोग कमेंट करना और अपना स्कोर जरूर बताना। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना कौन है? कौन है? केशव दास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, जहांगीर जस चंद्रिका केशव दास की रचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन बनता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को अलंकारवादी मानते हैं। मैंने क्या बताया, जो रामचंद्र शुक्ल है, कौन है? रामचंद्र शुक्ल केशव दास को क्या मानते हैं? अलंकारवादी मानते हैं। कौन सा मानते हैं? अलंकारवादी। ये क्वेश्चन बना है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अलंकारवादी मानते हैं। मैंने क्या बताया, जहांगीर जस चंद्रिका केशव दास की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव दास को अलंकारवादी मानते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद बानी और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर स्वीकार बनाए रखिए। मेरा टेलीग्राम अकाउंट जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसपे आपको मेरी सारी पीडीएफ मिल जाएगी और चैनल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी। बाकी अगर आपको कोई भी पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे कमेंट कीजिए या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे मैसेज कीजिए। मैं सभी के मैसेज पढ़ती हूँ और उसके सॉल्यूशन जरूर लेके आती हूँ। तो बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे स्वीकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।